11th क्लास। आज हम हमारे अध्याय 9 को शुरू कर रहे हैं, जो कि है ठोसों के यांत्रिक गुण। उसका पार्ट 1 आज पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। नया चैप्टर है और नए चैप्टर में हम बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, फिर इलास्टिसिटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलास्टिक जो बिहेवियर होता है ठोसों का, उसके बारे में, उसका कारण क्या है, प्रत्यास्थता का कारण क्या है, उसको समझेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे, प्रतिबल और विकृति को। साथ ही रॉबर्ट हुक ने इस पर बहुत काम किया, तो हुक का एक नियम है बहुत महत्वपूर्ण, उसको पढ़ेंगे। और प्रत्यास्था गुणांक और यंग प्रत्यास्था गुणांक को डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझे कि आपने जब अध्याय 7 इसमें पढ़ा और इसमें घूर्णन गति पढ़ी, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी रिजिड बॉडी की, दृढ़ पिंड की। उसमें हमने ये पढ़ा कि दृढ़ पिंड ऐसा कठोर ठोस पदार्थ है जिसकी निश्चित आकृति होती है, उसका आकार होता है, उसके बीच के अणुओं की दूरी नहीं बदलती। वो एक कॉन्सेप्ट थी, लेकिन हम जानते हैं वास्तव में वो एक आदर्श व्यवस्था थी। घूर्णन गति को, रोटेशनल मोशन को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ऐसी कॉन्सेप्ट डेवलप की कि रिजिड बॉडी होती है। ठोसों को हमने रिजिड बॉडी मान लिया कि उसके कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा मान लिया। लेकिन वास्तव में कोई आदर्श दृढ़ पिंड होता नहीं है। ठोसों को हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं। हम जानते हैं कि ठोसों को खींचा भी जा सकता है, उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, उनको मोड़ा भी जा सकता है, बंकित भी किया जा सकता है। इसका मतलब है ठोस पूर्ण रूप से रिजिड नहीं होते, दृढ़ नहीं होते। किसी वस्तु की आकार या आकृति बदलने के लिए हमें एक बल लगाना पड़ता है। जैसे कि आप स्प्रिंग को देख रहे हैं, स्प्रिंग को यदि आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, और खींच देंगे तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। जब हम आकार को, आकृति को, लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए एक फोर्स लगाते हैं। इस बल का नाम होता है विरूपक बल। ये डिफॉर्मेशन है और ये डिफॉर्मेशन फोर्स होता है, विरूपक बल होता है। तो रूप बदलने वाला जो बल है उसको कहते हैं विरूपक बल। इस चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, बार बार ये आएगा। अब हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था होती क्या है। देखिए, आपने रबर बैंड को देखा। रबर बैंड को यदि आप खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और आप इस फोर्स को हटा देंगे तो ये वापस में अपनी अवस्था में आ जाएगी। स्प्रिंग को आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे। दबाना यानी संपीड़न, हिंदी में शब्द फिजिक्स में क्या है, संपीड़न, कंप्रेस करना। और ये एलोंगेटेड है, लंबाई को बढ़ाना, एलोंगेटेड करना। तो हमने रबर बैंड पे फोर्स लगाया, उसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन फोर्स हटा देंगे तो ये वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन इसकी एक लिमिट है। एक लिमिट तक आप उसमें, एक निश्चित सीमा तक यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। प्रत्येक वस्तु विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वस्तु पर विरूपक बल एक निश्चित सीमा में लगाया जा रहा है तो बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जैसा कि हमने इस रबर बैंड का उदाहरण देखा, बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। यही गुण, यही प्रॉपर्टी कहलाती है प्रत्यास्था। कायदे से अब हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या है प्रत्यास्था की परिभाषा? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं, से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, आयतन में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्था। ठीक है। अब विरूपक बल का जो परिमाण है उसके आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत किया गया है। उसका वर्गीकरण 3 प्रकार का है। तो पहली वस्तुएं कहलाती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्था को हमने समझ लिया, तो प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई में, उनके आयतन में या उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल हटा लेने पर वे अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। वो कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? प्रत्यास्था। यानी वे वस्तुएं जिनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो कहलाती है प्रत्यास्थ वस्तुएं। एक निश्चित सीमा तक कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है। क्वार्ट्ज को लगभग एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु माना जाता है। तो एक निश्चित सीमा तक लोहे की स्प्रिंग को आप
खींचेंगे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बल हटा लेंगे वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस्पात और क्वार्ट्ज ये वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, उनके उदाहरण हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी वस्तुएं कहलाती हैं सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती हैं। यहां क्या होगा? नहीं आती हैं, पूर्वावस्था में वापस नहीं आती। सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे साबुन है, गीली मिट्टी है, गुथा हुआ आटा है, मोम है। गीली मिट्टी यदि हो उस पर यदि आप बल लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आप हटा लेंगे बल को तो वो वापस से वैसी की वैसी नहीं होगी। गुथा आटा होता है, उसका शेप आप चेंज कर दें तो फिर वापस से नहीं आएगा बल हटाने पर। ऐसी वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्लास्टिसीन एक पदार्थ होता है, वो प्लास्टिक वस्तुएं जो घरों में मकान बनता है तो पुट्टी कराई जाती है, वो प्लास्टिक है, उसमें सुघट्यता का गुण है। मोम है, ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं। ये गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है, सुघट्यता कहलाता है। तीसरा वर्गीकरण है, तीसरा प्रकार है भंगुर वस्तुएं। जैसे चाक को आपने देखा होगा, उसको आप बल लगाएं तो वो बिखर जाएगी, उसके अणु बिखर जाते हैं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वे टूट जाती हैं, उनको कहते हैं ब्रिटल बॉडीज, भंगुर वस्तुएं। जैसे कांच, कांच पर बल लगाएंगे कांच बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मिट्टी की गेंद, चौक, ये चॉकलेट बार आप देख रहे हैं, इसको आप तोड़ेंगे तो इसके का चूरा बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, बिखर जाएगी। ये पेंसिल होती है, ब्रोकन पेंसिल, ये पेंसिल है। तो ये सब कहलाती हैं ब्रिटल बॉडीज, भंगुर, जो बिखर जाती हैं, वो टूट जाती हैं, उनको कहते हैं भंगुर वस्तुएं। आज के लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें इलास्टिसिटी को पढ़ना है। हमारा चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण का है, उसमें हम प्रत्यास्थता को पढ़ना है। अब सवाल ये कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है, वस्तुओं का प्रत्यास्थ व्यवहार क्यों होता है। देखिए, इसके लिए एक मॉडल हम समझते हैं। ये एक स्प्रिंग गेंद निकाय है। कोई भी पदार्थ के परमाणु या अणु की कल्पना हम ये कर सकते हैं कि ये जो अणु हैं या परमाणु हैं स्प्रिंग द्वारा यहां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह की इनकी व्यवस्था है। तो आप देखें, ये जो गोल गोल ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये स्प्रिंग गेंद मॉडल है। तो ये हमारे अणु या परमाणु हैं। हमने मान लिया ये स्प्रिंग से एक दूसरे से दूर हैं। यदि आप इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जब लेंथ बढ़ती है तो यहां पर ये वाला अणु इस पर आकर्षण बल लगाने लगता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाता है तो ये वाला परमाणु या अणु इसको खींचकर वापस उसकी स्थिति में ले जाएगा। स्प्रिंग को आप खींचेंगे, स्थिति बदल जाएगी, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। तो जब दूरी एक दो अणुओं या परमाणुओं के बीच की एक निश्चित दूरी होती है, उसको साम्य दूरी कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से बढ़ती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगने लगता है। तो जब हम वस्तु की लंबाई को बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको वापस लाना चाहता है। और जब हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी इस साम्य दूरी से घट जाती है, और जब घटती है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण जैसे ही बल हटाया जाता है, कंप्रेस करने के लिए जो हमने बल लगाया है, तो वो वापस से अपनी पूर्वावस्था में ले आता है। इसका मतलब ये है, किसी भी ठोस में परमाणु या अणु अपने पास वाले अणु या परमाणु से अंतरा पारमाणविक या अंतरा आणविक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बलों के द्वारा बंधे होते हैं और एक स्थिर साम्यावस्था में रहते हैं। ठोस की संतुलन अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी को, जो मैं बात कर रहा था, उसको साम्य दूरी कहते हैं। जब वस्तु को दबाया जाता है तो अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है। यदि हम दबाएंगे तो इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से कम हो जाएगी। तो साम्य दूरी से जब कम होती है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब बल हटा लेते हैं तो ये प्रतिकर्षण बल के कारण पूर्वावस्था में आ जाती हैं। और जब वस्तु को खींचा जाता है तो उनके अणुओं के बीच की साम्य दूरी से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जो बल हटा लेने पर वस्तु को अपनी पुरानी अवस्था में ले आता है। यही प्रत्यास्थता का कारण है। अब हम बात करते हैं प्रतिबल की। दो चीजें हमको इसमें पढ़ना है, प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले हम प्रतिबल को समझ लें। देखिए,
यदि एक ये कोई तार है, इस तार पे हमने इसको एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है, इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स विरूपक बल बाह्य बल F लगाया। तो जब वस्तु पर बाह्य बल F लगाया जाता है तो इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करने लगता है जो इसके अणुओं को वापस से लाना चाहता है उसी अवस्था में। इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करने का प्रयास करना, रिस्टोर करना यानी पुरानी स्थिति में वापस लाना, इसलिए इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये बल इसे वापस लाना चाहता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर जो विपरीत बाह्य बल की विपरीत दिशा में जो बल हुआ उसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है, अब प्रतिबल क्या होता है? किसी भी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले इस प्रत्यानयन बल को, ये बाह्य बल है, इसके ये बराबर होगा और विपरीत होगा, तो इस प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल को कहते हैं प्रतिबल। परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? हम प्रतिबल कहते हैं। तो ये प्रतिबल की डेफिनेशन आप नोट करें। अब हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और उस पर कार्य करने वाला बाहरी बल क्या है? F है। तो मैंने जैसा कि बताया, यदि बाहरी बल F है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? F होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बराबर होगा। तो प्रत्यानयन बल भी हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो क्या हो गई परिभाषा से? प्रतिबल को हम केवल प्रतिबल भी लिखते हैं और सिग्मा भी लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा से हम इसको शो कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा स्ट्रेस लिखा जाता है। तो क्या होगी परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र? प्रत्यानयन बल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रत्यानयन बल क्या है हमारा? F है। तो सिग्मा बराबर, प्रतिबल सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? F अपॉन A। अब F अपॉन A से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या होगा? बल का यूनिट आपको पता है, मात्रक पता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट होगा और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CGS यूनिट होगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला जो कि आपने फर्स्ट यूनिट में निकाले हैं, फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का होता है L2, मीटर स्क्वायर है। ये L2 ऊपर जाएगा तो 1 में से ये 2 माइनस होगा तो -1, तो ML-1T-2 ये प्रतिबल का द्विमीय सूत्र है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए और इसे ध्यान रखिए। ये प्रतिबल की परिभाषा है, ये इसका फार्मूला है, ये इसका यूनिट है और ये इसका द्विमीय सूत्र है। इसको आप नोट करें। अब स्ट्रेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ठोस वस्तु पर, तो उसकी लंबाई बदल सकती है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है और उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। प्रायः प्रत्यास्थता जो गुण है वो ठोसों का है। हम ठोसों की बात कर रहे हैं। द्रवों में भी प्रत्यास्थता होती है, गैसों में भी होती है, तो उनके आयतन में परिवर्तन हो सकता है और वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है। इस आधार पर प्रतिबल 3 तरह का होता है। एक कहलाता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक कहलाता है अभिलंब प्रतिबल और एक कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेस प्रतिबल। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य प्रतिबल 2 प्रकार का होता है। एक तनन प्रतिबल कहलाता है और एक संपीडक प्रतिबल कहलाता है। तनन प्रतिबल यानी जब हम किसी वस्तु पर तार पर बल लगाएं और बल लगा के उसकी लंबाई, यदि बल लगाने पर लेंथ यदि बढ़ती है, लंबाई यदि बढ़ती है तो उसको कहते हैं तनन प्रतिबल। और यदि हम कंप्रेस करते हैं, लेंथ यदि कम होती है तो उसको कहते हैं हम संपीडक प्रतिबल। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बेलन है, इसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल L है। यदि हमने इसकी लंबाई के अनुदिश एक फोर्स F लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। मान लीजिए L प्लस डेल्टा L हो गई, ये अनुदैर्घ्य प्रतिबल हुआ हमारा। ठीक है, और यदि हम इस बेलन के निचले आधार को स्थिर करके एक स्पर्श रेखीय बल यहां पर लगाएं, इस तरफ फोर्स लगाएं, तो ये हिस्सा इसका फिक्स रहेगा, लेकिन ये तिरछा हो जाएगा, यानी यहां कुछ एंगल बनेगा। ये अपरूपण प्रतिबल है। ये किताब रखी हुई है, फिजिक्स की किताब, टेबल पर, बहुत मोटी यदि किताब है और ऊपर के हिस्से पर हथेली से हम एक स्पर्शीय बल लगाते हैं तो ये किताब तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, यानी इसका आकार बदल जाएगा। और जब जल की बात करें तो जलीय प्रतिबल की बात करें तो वो अविलंब प्रतिबल, जब आयतन में परिवर्तन होता है। गैस के दाब बढ़ाने पर
क्या होगा, गैस का आयतन कम हो जाएगा, बायल का नियम है, तो वो संबंधित है अभिलंब प्रतिबल उससे। तीनों प्रतिबल की हम और डेफिनेशन समझ लेते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब क्या हुआ, जब विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, लेंथ के अलोंग लगाया जाता है, तो उसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होता है, जैसे हमने अभी सिलेंडर का उदाहरण देखा था। तो इस प्रतिबल को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये दो प्रकार का होता है, अभी आपने समझा, एक तनन प्रतिबल और एक संपीडक प्रतिबल। जब वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, तनन प्रतिबल। और संपीडक कंप्रेसिव, जब विरूपक बल द्वारा वस्तु की लंबाई में कमी होती है, जब हम उसको दबाते हैं, तो प्रतिबल को क्या कहते हैं, संपीडक प्रतिबल। ये तनन प्रतिबल है, हमने इसको खींचा और ये दबाया इस स्प्रिंग को, तो यहां जो काम करने वाला प्रतिबल है वो संपीडक प्रतिबल है। ये हमने लेंथ को बढ़ा के L प्लस डेल्टा L कर दिया, तो यहां खींचा है, उसको खींचा है, लंबाई को बढ़ाया है, और यहां लंबाई को घटाया है, तो ये संपीडक प्रतिबल है। दूसरा प्रकार अभिलंब प्रतिबल, जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो इससे वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन होता है, तो इस प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। जैसे एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, जब हम पिस्टन को दबाएंगे तो गैस कम जगह घेरेगी, ठीक है, कम जगह घेरेगी, यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, गैस का आयतन कम हो जाएगा। मान लीजिए ये सिलेंडर है और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को जब आप प्रेस करेंगे तो गैस कम जगह घेरेगी, ये जो पिस्टन है नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, कम घेरेगी, आयतन कम हो जाएगा, तो ये कहलाता अभिलंब प्रतिबल, जब पृष्ठ के लंबवत हम लगा रहे हैं। अपरूपण प्रतिबल, जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है, जिससे वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। जैसे ये किताब वाला उदाहरण है, शेप चेंज हो जाएगा, ये सिलेंडर वाला उदाहरण है, शेप चेंज हो जाएगा। इसका मापन इस एंगल से हम करते हैं विकृति का, जब विकृति आएगी तो अपरूपण प्रतिबल आकार में बदलने के लिए जो लगाया जा रहा है वो अपरूपण प्रतिबल है, शेयरिंग स्ट्रेस है। अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, विकृति की। देखिए, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में, उसके आकार में, उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो किसी भी वस्तु के एकांक विमा में जितना परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकृति। ये डायमेंशंस कहलाते हैं, लेंथ, और लेंथ के साथ आपका ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई बढ़े, क्षेत्रफल बढ़ सकता है, आयतन घट या बढ़ सकता है, तो ये सब डायमेंशन या विमा कहलाती है। तो इस एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति का सूत्र क्या होगा, एप्सिलॉन से इसको शो करते हैं और जनरली विकृति भी लिख देते हैं। तो विकृति बराबर होगी विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब ये लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ यहां पर लेंथ में परिवर्तन, मान लीजिए स्मॉल एल हो रहा है, प्रारंभिक कैपिटल एल है, तो स्मॉल एल बटे कैपिटल एल आएगा, ठीक है। तो एल है ऊपर है और एल नीचे है, इसका मतलब है ये दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है, और ये विमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस है। ऊपर भी वही राशि आएगी लेंथ, नीचे भी लेंथ आएगी, एल के ऊपर 0 आ जाएगा, m0 l0 t0, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। जिस तरह से प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, उस तरह से विकृति भी 3 प्रकार की होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसी वस्तु की अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन, हमने अभी परिभाषा में सूत्र क्या पढ़ा, ऊपर क्या आता है, विमा में परिवर्तन, नीचे क्या आती है, प्रारंभिक विमा। तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो ऊपर आएगा लंबाई में परिवर्तन, नीचे आएगी प्रारंभिक लंबाई। हमने यदि मान लिया कि किसी तार की या किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और बल विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन, कंप्रेस भी हो सकता है और एलोंगेटेड भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डेल्टा एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। ये हो गया लंबाई में परिवर्तन, ये हो गई प्रारंभिक लंबाई। अब विकृति 3 तरह की होती है, तो अनुदैर्ध्य हो गया, दूसरा आयतन विकृति। ये किस तरह से आएगी, वही की वही, ऊपर हम क्या लिखेंगे, आयतन में परिवर्तन, नीचे क्या लिखेंगे, प्रारंभिक आयतन, और ये क्या कहलाता है, अनुपात बटे में जब संख्या को लिखते हैं। तो आयतन विकृति का मतलब क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, इन दोनों के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। यदि प्रारंभिक आयतन, ये लंबाई की जगह क्या है, आयतन, वस्तु का प्रारंभिक आयतन क्या है, v है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, आयतन है ये,
डेल्टा नहीं है, परिवर्तन के लिए हम डेल्टा लगाते हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक आयतन क्या है, v है, और आयतन में परिवर्तन डेल्टा v है। तो आयतन विकृति क्या होगी, आयतन में परिवर्तन डेल्टा v बटे प्रारंभिक आयतन डेल्टा v अपॉन v। तीसरी विकृति है हमारी अपरूपण विकृति, जिसको हमने अभी पढ़ा। उसको मैंने बताया, अपरूपण प्रतिबल को पढ़ाया था कि इस एंगल से इसको हम मेजर करेंगे। जब किसी वस्तु पर स्पर्शी बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति बदल जाए, तो उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। इसे किसी वस्तु की सतहों के बीच के कोणीय विस्थापन से मापा जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था अपरूपण विकृति में, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ क्या है, L है। यदि हम इसको यहां से ऊपर से बल लगाते हैं तो इसकी आकृति इस तरह से बदल जाएगी। तो यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां जितना कोणीय विस्थापन होता है उससे इसको मेजर करते हैं। तो ये एक त्रिभुज बन गया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से इसको निकाल लेंगे। यदि किसी बेलन के सिरों पर स्पर्शी बल F लगाने पर बेलन के सम्मुख फलकों के बीच में सापेक्षिक विस्थापन क्या है, डेल्टा x है। ये विस्थापन हुआ, पहले बेलन ऐसा था, अब ये तिरछा हो गया, यानी इसमें सापेक्ष विस्थापन क्या हुआ, डेल्टा x, और बेलन की लेंथ क्या है, कैपिटल L है। तो अपरूपण विकृति थीटा इस कोण से नापी जाएगी। ये कोण बहुत छोटा है, तो हम इसकी टेंजेंट ले लेंगे या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, tan थीटा। लंब बटे आधार, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ये हमारा थीटा हो गया। तो कोण के सामने की भुजा लंब क्या हो गया, डेल्टा x, और आधार क्या हो गया हमारा ये L, ये जो लेंथ है वो, तो डेल्टा x अपॉन L। ये अपरूपण विकृति का फार्मूला है, थीटा इक्वल्स टू या tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन L। कुल मिला के दो समानांतर सतहों के बीच में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसको हम कहते हैं अपरूपण विकृति। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, हुक का नियम, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्था संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए। विभिन्न तारों पर उपकरण के ऊपर अलग अलग तरह के लोड रख के उन्होंने प्रत्यास्था का अध्ययन किया, विस्तार का अध्ययन किया कि तार में कितना विस्तार हो रहा है। तो उसके आधार पर एक नियम हुक ने दिया, रॉबर्ट हुक ने। वो ओरिजिनल नियम क्या है, जरा उसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। किसी भी तार में होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार या लोड के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी तार पर अलग अलग लोड रख के उसके विस्तार को, उसके एक्सटेंशन को देखा जाए तो वो जो एक्सटेंशन है वो लगाए गए लोड या उस पर लटकाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओरिजिनल नियम रॉबर्ट हुक ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया था। बाद में रॉबर्ट हुक के इस नियम को संशोधित किया गया और अब हुक का नियम जो है वो क्या है, हमने बहुत सारे पदों को विकसित कर लिया साइंस में, प्रतिबल और विकृति को बाद में। तो अब इसका हुक का नियम का संशोधित रूप, जो कि अब हुक का नियम के नाम से जाना जाता है, वो ये है प्रत्यास्था की सीमा में। लिमिट क्या होती है, प्रत्यास्था की सीमा होती है कि यदि आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे तो हल्के से खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और बल को हटा देंगे तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन आप बहुत तेजी से स्प्रिंग को खींच देंगे, ज्यादा बल से स्प्रिंग को खींच देंगे तो उसका आकार हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। प्रत्यास्था की लिमिट क्या होती है कि प्रत्यास्था की वो सीमा जहां तक किसी वस्तु में प्रत्यास्था का गुण रहता है उसको कहते हैं हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था की सीमा। इससे अधिक बल लगाने पर वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा। तो ये सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इस नियम के आधार पर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल समानुपाती विकृति। समानुपाती को बराबर में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे E, यहां E लगता है। प्रतिबल बराबर कैपिटल E इंटू विकृति, यही E आनुपातिक जो नियतांक है उसको कहते हैं हम प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E को हम इस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, इस वाले से E बराबर पक्षांतर कर देंगे विकृति का, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक।
ये प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा भी हो गई। अब आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। ई बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा? प्रतिबल बटे विकृति। मात्रक निकाल सकते हैं, विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र भी वही होगा जो प्रतिबल का है, क्योंकि विकृति विमाहीन राशि है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र अभी हमने निकालना सीख लिया है, m l के ऊपर -1 t -2। यही विमीय सूत्र प्रत्यास्थता गुणांक का है। अब 3 प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, क्योंकि 3 प्रतिबल है और 3 विकृति हैं, और इनके अनुपात को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। हम पहला प्रत्यास्थता गुणांक समझते हैं। 3 यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। आज हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, जिसको हम यंग मापांक भी कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा में जो पहला वाला प्रतिबल हमने पढ़ा वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल था। अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं, और इसको y से हम शो करते हैं। तो y का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अब इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक तार है, इसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल L है, इस पर एक लोड F लगाया गया, तो इसकी लंबाई बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, F बल हमने लगाया तो प्रत्यानयन बल F ऊपर की तरफ कार्य करने लगा और इसको वापस लाने का प्रयास करने लगा, लेकिन लेंथ इसकी बढ़ के हो गई L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन A। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा L। इसमें से इसको घटा दीजिए, डेल्टा L लेंथ बढ़ गई। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, इसके बटे इसको कर देंगे, तो F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगी नीचे वाली संख्या, तो ये हो जाएगा FL अपॉन A डेल्टा L। ये L अपॉन डेल्टा L हो गया, तो FL अपॉन A डेल्टा L। ये आ गया हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला। इसका एक और तरीका है, आप जानते हैं कि भार को F को हम mg लिखते हैं। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल भार को बनाता है, तो नीचे की तरफ बल लग रहा है तो ये भार होगा mg, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यदि इस तार की रेडियस क्या है? स्मॉल r है। तो ये समीकरण इस तरह से भी लिखा जा सकता है। f का मान क्या रख देंगे हम? mg, और a का मान क्या रख देंगे? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू mgl पाई आर स्क्वायर। ये दोनों यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक के सूत्र हैं। तो इस तरह से आज हमने प्रत्यास्थता के एलिमेंट्री वीडियो लेक्चर को समझा। तो इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है प्रत्यास्थता क्या है, इसका क्या कारण है। दूसरा प्रश्न प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रतिबल की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए एवं इसके प्रकार भी लिखिए। चौथा प्रश्न है विकृति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। पांचवा प्रश्न है हुक का नियम लिखिए और इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी आपने समझ लिया है, तो यंग मापांक की परिभाषा लिखकर इसका सूत्र स्थापित कीजिए। ये डेरिवेशन आपको करना है। तो अब आप अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में और आगे इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।